लैंड होल्डिंग जो है इन इंडिया में वो लगभग है एवरेज इंडिया का 1.15 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है। और मार्जिनल जो लैंड होल्डिंग होता है वो 1 हेक्टेयर या उससे कम यानी लेस देन 1 हेक्टेयर, इसे मार्जिनल लैंड होल्डिंग कहते हैं। और स्मॉल लैंड होल्डिंग होता है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच स्मॉल, और सेमी मीडियम जो होता है 2 से 4 हेक्टेयर के, और मीडियम होता है 4 to 10, और लार्ज जो होता है 10 से अधिक को लार्ज। लैंड होल्डिंग का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है कितना लैंड एक्वायर कर रहा है उस एरिया। अगर स्टेट के रेफरेंस में आएगा तो होगा जैसे कि एक वहाँ के प्रति व्यक्ति कितना लैंड होल्डिंग उसके पास है, यूटिलाइज कर रहा है उसको, और बल्कि होल्डिंग कितनी है। और जो होता है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग यानी कितने भूमि पर खेती की जा रही है, कितने भूमि पर उसके पास है कितना, और वास्तव में वो कितने पर कर रहा है। तो वो जो जिस पे कर रहा है वो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग हुआ, और जितना उसके पास है वो लैंड होल्डिंग हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर है, तो आपके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर है, लेकिन आप पता चले 1 ही हेक्टेयर पे खेती करते हैं, 1 हेक्टेयर आपका बचा है, तो आपका जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग होगा वो 1 हेक्टेयर होगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर पे ही आप खेती कर रहे हैं। और लैंड सेलिंग कंसेप्ट आया था, उसमें ये था कि एक व्यक्ति जो है अधिकतम 12.5 हेक्टेयर के आसपास इतना ही ज़मीन एक व्यक्ति के नाम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उस समय एक समय था ना, राजा महाराजा के पास हज़ारों बीघा उन्हीं के नाम पे होता था। फिर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया कि एक व्यक्ति मैक्सिमम इतना ही एक्वायर कर सकता है, यानी 12.5 हेक्टेयर। लेकिन इस समय अप टू 15 हेक्टेयर के आसपास है कि एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 12 हेक्टेयर 12.5 हेक्टेयर है। और भारत की इस समय जो मेजॉरिटी जो लैंड होल्डिंग है यानी एक्वायर है वो या तो स्मॉल है या तो मार्जिनल है। स्मॉल मतलब 1 से 2 हेक्टेयर को स्मॉल कहते हैं, और मार्जिनल जो होता है 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास हो उसे मार्जिनल कहते हैं। तो 86% लोग लगभग इसी के आसपास हैं, या तो उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है। भारत के 86% लोगों के पास जो ज़मीन है वो 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास ही है। भूमि समस्या पर एक समिति बनी थी कुमारप्पा के नाम से। उस समिति का नाम था कुमारप्पा समिति। उस जो रिपोर्ट उसने दिया था, व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की थी, और इसी लैंड होल्डिंग पर ही थी। और उसमें इन्होंने बताया था, जैसे कुल 4 चीज़ें बताए थे कि बिचौलियों का उन्मूलन होना चाहिए, और किराएदारी सुधार यानी टीनेसी जो एक्ट था उसमें रिफॉर्मेशन, और भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करना, वही जो लैंड होल्डिंग 12.5 हेक्टेयर है, और भूमि स्वामित्व का समेकन होना चाहिए। तो ये कुमारप्पा जो समिति थी इसी पे बनी थी। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो जोतों की चकबंदी कानून बनाए हैं और लगभग बनाए हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी नहीं बनाए हैं। जैसे तमिलनाडु ने नहीं बनाया है, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, ये सब जो हैं अभी चकबंदी वाले कानून नहीं बनाए हैं ये राज्य। पंजाब और हरियाणा में भूमि की अनिवार्य चकबंदी वहाँ अनिवार्य हो गया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लैंड होल्डिंग पर पर्सन है वो वहाँ है नागालैंड में। मतलब एक व्यक्ति के पास सर्वाधिक भूमि नागालैंड वाले के पास है, क्योंकि जनसंख्या भी कम है और सब वैसे बिल्ट है। 1970 के आसपास चकबंदी आई थी। सबसे जो नागालैंड में कृषि का औसत आकार सबसे बड़ा है, फिर पंजाब और हरियाणा दूसरे और तीसरे पे हैं। सबसे बड़ा है नागालैंड,
फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ये पूछता है क्रम। जबकि सबसे कम अगर देखा जाए तो वैसे नहीं, लेकिन बिहार, बंगाल, केरल ऐसे ऐसे घनी आबादी वाले हैं, तो यहाँ जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा है। फिर इसी लैंड होल्डिंग कंसेप्ट और टेनेसी एक्ट को ही से प्रेरित था जो कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन शुरू हुआ था। विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूमिहीन हरिजनों के लिए भूदान, इसे अहिंसक क्रांति के नाम से जाना जाता है। भूदान 1951 में जिसकी शुरुआत हुई थी विनोबा भावे के नेतृत्व में। और भूमदान की जगह ग्रामदान फिर आया था, ये पूछा हुआ है ग्रामदान कब आया था। तो पूरा वहाँ ग्राम के ग्राम ही दान दे दिए जाते थे 52 में। 51 में भूमदान और 52 में ग्रामदान उड़ीसा से शुरू हुआ था। ग्रामदान आंदोलन जो उद्देश्य था, प्रत्येक गांव में भूस्वामियों और पट्टाधारकों को अपनी भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी करना था। अब ग्राम संघ की संपत्ति हो जाएगी। इस जो आंदोलन था ये ग्रामदान, किसी गांव को ग्रामदान तब घोषित किया जाता था जब उसमें कम से कम 75% निवासी और 51% भूमि ग्रामदान के लिए लिखित रूप में अपनी स्वीकृति दे देते थे। यानी वहाँ के 75% निवासी जो हैं अपनी 51% भूमि अगर दे देते थे तो वो उस गांव को ग्रामदान घोषित कर दिया जाता था। ग्रामदान के अंतर्गत वाले पहला गांव था मगरोथ। ग्रामदान के अंतर्गत आने वाला पहला गांव था मगरोथ, हरिपुर उत्तर प्रदेश का था। जानते रहिए कौन सा। ग्रामदान के अंतर्गत आने वाला पहला गांव था मगरोथ, हरिपुर उत्तर प्रदेश का था। काफ़ी सफल हुआ था ये ग्रामदान। फिर 1969 में ये सब आंदोलन अपने पीक पर थे और 67 के बाद लगभग धीरे धीरे इसमें कमी देखी जाने लगी थी। एक बहुत अच्छा कोट्स है एल्डो लियोपोल्ड का, ये काफ़ी बढ़िया कोट्स है। उसमें इन्होंने कहा है कि भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यह मिट्टी पौधों और जानवरों के परिपथ से बहने वाली ऊर्जा का एक फव्वारा है। भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यह मिट्टी पौधों और जानवरों के परिपथ से बहने वाली ऊर्जा का एक फव्वारा है। एल्डो लियोपोल्ड ने कहा था इसको भूमि सुधार को लेकर के। और उसके पहले अगर देखा जाए तो बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त या जिसे जमींदारी प्रथा कहते हैं 1793 में आया था कार्नवालिस के समय। ये जो है अपनी ज़मीन के लिए सरकार को एक निश्चित किराया दे देते थे और ज़मीन के टुकड़े प्राप्त करते थे। काफ़ी शोषणकारी ये रहा था क्योंकि इसमें जमींदार और किराएदार के बीच कई तरह के बिचौलिए बनाए गए थे ना, जिसका बोझ बढ़ गया और भूमिहीन किसान और मजदूर गरीब में बहुत पीड़ित थे उस समय। इस व्यवस्था से काफ़ी अव्यवस्था आ गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी शुरू हुआ था, मद्रास में हुई थी, बॉम्बे में अपनाया गया था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें यह था कि भूमि का मालिक किसी भी बिचौलियों की अनुपस्थिति में सीधे सरकार को किराया और कर देता था। यानी रैयतवाड़ी में क्या था, बिचौलियों का जो एक वो था संबंध, उसे समाप्त कर दिया गया था रैयतवाड़ी में। महालवाड़ी आया था विलियम बेंटिंग के समय और इसमें यह था कि जमींदार जो हैं राज्य को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। इसमें जमींदार राजस्व का भुगतान करते थे
और ये जो जमींदार होते थे इन्हीं के नियंत्रण में पूरा गांव या पूरा गांव का समूह होता था। महाल मतलब होता था कई गांव का समूह। महाल वाली प्रथा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, मध्य भारत के हिस्सों में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। और बाकी स्वतंत्रता के बाद फिर भूमि सुधार हुए ही। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ एक्ट आए थे, जैसे एक एक्ट आया था 1894 में। फिर बाद में अभी हाल ही में आया है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 वाला। यही प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट किया है 1894 वाले को, जो 2013 वाला है। यदि क्योंकि इसमें ये जो नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं इन्हीं सब के लिए ध्यान में रखते हुए आया था ये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। फिर 15 में इसमें कुछ संशोधन किए हैं। भूमि से संबंधित अगर हम लोग और पहले प्रावधान देखें तो राजा टोडरमल जो थे मंत्री अकबर के, दहसाला प्रथा लाए थे 1580 में। इसमें जो ये दहसाला था इसके तहत जो है भूमि को मानक माप इकाइयों में मापा जाता था और फिर उत्पादकता के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाता था। यानी जैसी भूमि उसी के अनुसार कर व्यवस्था देना होता था। और जमींदार और किसानों के बीच सामान्य सद्भावना ये थी। काफ़ी लाभकारी व्यवस्था थी ये दहसाला जो 1580 में आया था अकबर के समय।